सो वेलकम वेलकम मेरे दोस्तों। क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत जबरदस्त जारी होगी। तो आज से जो है हम लोग चालू करेंगे नया हेड जो कि है हाउस प्रॉपर्टी। ये इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है, हम पहले वो एक बार समझ लेते हैं कि हम लोगों ने अब तक क्या क्या पढ़ लिया है। तो हम लोगों ने सबसे पहले बेसिक स्टार्ट से किया था। बेसिक्स में हमने देखा था कि टैक्स रेट्स क्या होते हैं, कहां से एप्लीकेबल होता है टैक्स, कहां लिखा हुआ है कि टैक्स लगेगा ऑन द पीपल्स ऑफ इंडिया। उसके बाद हम लोगों ने रेजिडेंशियल स्टेटस देखा था कि कौन से पर्सन की कौन सी इनकम इंडिया में टैक्स होगी, वो कैसे पता चलेगा। तो वो पता चलेगा जब हम उसका रेजिडेंशियल स्टेटस देखेंगे, यानी कि कोई रेजिडेंट है और उसमें भी ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो उसकी सारी इनकम जो है इंडिया में टैक्स होगी। कोई रेजिडेंट बट एनओआर है तो वही इनकम इंडिया में टैक्स होगी जो इंडिया में रिसीव्ड हुई है या इंडिया में एक्री हुई है, या फिर कोई इनकम जो बाहर मिली बाहर है, एक्री भी बाहर हुई है लेकिन बिजनेस प्रोफेशन जो है वो सेटअप इंडिया में हुआ है। और नॉन रेजिडेंट के केस में सिर्फ वही इनकम यहाँ पे इंडिया में टैक्स होगी जो अराइज और एक्रू इन इंडिया है। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था हेड्स ऑफ इनकम, यानी कि जितनी भी आपकी इनकम है वो किन हेड्स में बन सकती है। तो टोटल हमने देखे थे 5 हेड होते हैं: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन और आईएफओएस यानी कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो हमने सैलरी जो है हेड देख लिया था, यानी कि 5 हेड्स में से हमने सैलरी का जो हेड है वो पूरा का पूरा समझ लिया था। तो हमने सैलरी हेड में क्या समझा था, हमने देखा था कि बेसिक सैलरीज क्या होती है, कौन सी सैलरी टैक्स, कौन सा कंपोनेंट सैलरी का टैक्स होता है, कौन सा नहीं होता है। तो हमने देखा था वेजेस भी सैलरी मानी जाती है, जो भी बेसिक पे है वो टैक्स होता है, बोनस टैक्स होता है, आपका कोई कमीशन मिला है, फीस मिली है, वो सब टैक्स होता है। उसके बाद हमने देखे थे अलाउंसेस कि कौन सा अलाउंसेस टैक्स होते हैं, कौन सा अलाउंसेस एग्जेम्प्ट होते हैं और कितने तक एग्जेम्प्ट होते हैं। तो उसमें भी दो कैटेगरीज थी एग्जामेशन की, एक तो की लिमिट दे रखी है कि इतने ही एग्जाम्प्ट होंगे चाहे जितने भी मिले हो, और दूसरा कि एक्सपेंडिचर कितना किया है, जितना एक्सपेंडिचर किया है उतने एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, मिले चाहे जितने भी हो। और बाकी के जो अलाउंसेस है वो सारे के सारे फुली टैक्सेबल हो जाएंगे। उसके बाद अलाउंसेस के बाद हमने देखा था रिटायरमेंट बेनिफिट्स कि कुछ एम्प्लॉय को रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि ग्रेचुटी मिल गया, पेंशन मिल गया, वीआरएस मिल गया। तो वो कैसे टैक्स होंगे वो हम लोगों ने देखा था, और टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज में किस हिसाब से टैक्सेबिलिटी चलेगी और उस कैसे मिले वो टैक्स कैसे टैक्स होंगे। उसके बाद हमने देखा था परक्यूजिट्स, यानी कि कुछ भी कोई एम्प्लॉयर जो है वो अपने एम्प्लॉय को कुछ सर्विसेज दे रहा है, मतलब सर्विसेज नहीं, परक्यूजिट्स दे रहा है, यानी कि कुछ बेनिफिट्स दे रहा है एडिशनल अदर देन सैलरी। मॉनेटरी बेनिफिट्स को हटा सकते हैं, यानी कि नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स जो है उन्हें परक्यूजिट कहते हैं। तो वो कैसे टैक्सेबल होंगे, तो हमने देखा था कि हर एक परक्यूजिट को हमारे को वैल्यू करना पड़ेगा, यानी कि जितना बेनिफिट दिया है उसकी वैल्यूएशन क्या है और वो वैल्यूएशन जो है टैक्सेबल होगी। उसमें भी हमने केसेस देखे थे। केसेस क्या देखे थे कि कुछ परक्यूजिट ऐसे हैं जो सारे एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल होंगे, कुछ परक्यूजिट ऐसे हैं जो सारे एम्प्लॉयज के लिए एग्जाम्प्ट होंगे, और कुछ परक्यूजिट ऐसे हैं जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल होंगे। स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज क्या होते हैं वो हमने देखे थे। अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो दूसरा जो हेड है वो है हाउस प्रॉपर्टी हेड। तो हाउस प्रॉपर्टी जो टर्म है वो आपको यूज करनी है, क्या होती है ये हम अभी देखते हैं। तो मैं आपको समझाता हूं। तो सैलरी जो हेड है हमने देखी कि सैलरी यानी कि किसी भी एम्प्लॉय को अगर सैलरी मिल रही है तो वो टैक्सेबल होगी अंडर द हेड सैलरी। अब हम बात करते हैं पर्सन की, यानी कि कोई पर्सन है, उसके पास कोई घर है, कोई पर्सन के पास अगर कोई घर है और उसने वो घर जो है किराए पे दिया है, यानी कि घर से उसको रेंटल इनकम आती है, तो वो क्या टैक्स नहीं होगी। तो आंसर है वो भी टैक्स होगी, बिकॉज रेंटल भी उसकी इनकम है। तो रेंटल इनकम उसको अगर मिल रही है तो वो जो है वो टैक्स होगी इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी में। यानी कि हाउस प्रॉपर्टी जो है इस तरह से आप समझ सकते हो कि इसमें आता है रेजिडेंशियल हाउसेस या शॉप्स या कुछ भी ऐसी चीज जिससे आपको रेंट मिल रहा है, यानी कि असेसी को अगर रेंट मिल रहा है अपना घर किराए पे देने से, तो वो जो रेंटल इनकम है वो भी टैक्सेबल होगी। तो उससे हमारी को एक बात समझ में आती है कि कोई भी हाउस जो है उससे जो भी रेंट मिलेगा वो टैक्स होएगा। हाउस जो है कोई भी हाउस से अगर रेंट मिलेगा तो वो टैक्स होएगा।
तो हम देखते हैं कि इसके सेक्शंस मतलब इसमें कितने टाइप के सेक्शंस है। तो जो एचपी है हाउस प्रॉपर्टी, वो सेक्शन 22 से 27 के बीच में कवर्ड है। इनके लिए मैंने एक अच्छा सा चार्ट बनाया है, तो हम चार्ट से समझेंगे। आप वो चार्ट्स रेफर करोगे तो आपको चीजें आसानी से क्लियर होती जाएगी, और मैं क्वेश्चन जो है वो करवाते जाऊंगा। चार्ट्स में अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर इसको अपलोड कर दूंगा। आप चार्ट से पढ़ोगे तो आपको फिर और कोई मॉड्यूल या कुछ और कोई बुक जो है देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हाउस प्रॉपर्टी के लिए। तो हम देख रहे हैं हाउस जो है उससे जो रेंट मिला है वो टैक्स होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या चीजें आती है, यानी कि क्या क्या चीजें कवर है। तो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी रेजिडेंशियल हाउस है वो कवर है, यानी कि जहां पे कोई भी रहता है वो चीज कवर है। उसके बाद कोई शॉप है, किसी ने अपनी शॉप अगर किराए पर दी है तो वो भी हाउस प्रॉपर्टी, उससे भी जो इनकम आएगी वो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कवर होगी। गोडाउन, वो भी कवर होगा। अब नेसेसरी नहीं है कि सिर्फ वही बिल्डिंग्स कवर होगी जिनके रूफ है, क्योंकि इन सब में तो रूफ होती है। यानी कि रूफ, अगर किसी बिल्डिंग में रूफ नहीं है, वो भी बिल्डिंग है लेकिन उसको भी अगर किराए पर दिया है, तो वो भी जो इनकम आएगी हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आएगी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल किसी ने स्टेडियम बनाया और वो स्टेडियम किसी को किराए पे दे दिया, रेंट पे दे दिया, तो वो भी हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्स होएगा। आगे देखेंगे कि किन केसेस के अंदर ये टैक्स नहीं होएगा, लेकिन अभी सिर्फ जनरल है कि किसी ने स्टेडियम बनाया और किसी दूसरे को दे दिया कि आप ये स्टेडियम यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या कोई भी ऐसा ओपन एयर रेस्टोरेंट या कुछ भी जो चीज है जो किराए पे दे दी, तो वो सब हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्स होगा। किन केसेस में टैक्स नहीं होगा वो हम देखते हैं। तो सेक्शन 22 जो है, सेक्शन नंबर 22 ये बात करता है कि क्या चीजें टैक्स होगी क्या नहीं होगी। बिकॉज हमने देखा कि सेक्शन 22 से 27 जो है वो हाउस प्रॉपर्टी कवर करता है। तो सेक्शन 22 जो है वो चार्जिंग सेक्शन है। जैसे हर एक एक्ट का चार्जिंग सेक्शन, हर एक एक्ट में चार्जिंग सेक्शन होता है। जैसे हमने देखा था कि इनकम टैक्स का जो चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 4 है, वैसे ही हर एक हेड के अंदर भी उसका एक चार्जिंग सेक्शन जो होता है वो अलग से होता है, जो बताता है कि क्या चीज टैक्स होगी इस हेड के अंदर। आगे के सेक्शन बताते हैं कि उनकी वैल्यू कैसे करनी है। चार्जिंग सेक्शन बताते हैं कि किस कौन सी चीज टैक्स होगी। तो सेक्शन 22 है, चार्जिंग सेक्शन है, ये बताता है कि हाउस प्रॉपर्टीज के अंदर क्या क्या चीजें आती है जो टैक्स होगी। तो एक बार आप इससे देखोगे तो ये सेक्शन 22 जो है अभी हम पढ़ेंगे। अब हम सेक्शन 22 पे ऊपर चर्चा करते हैं कि सेक्शन 22 क्या कहता है। तो सेक्शन 22 ये कहता है कि किसी भी हाउस प्रॉपर्टी की, मैं एक बार के लिए एग्जांपल के लिए लेता हूं, कोई भी हाउस प्रॉपर्टी जैसे घर हुआ, तो उस घर की जो इनकम है वो टैक्स होगी। बट इनकम कौन सी टैक्स होगी? तो ये बात करता है कि जो इस घर की अर्निंग कैपेसिटी है, यस, अर्निंग कैपेसिटी, नॉट अर्निंग्स, अर्निंग कैपेसिटी है वो टैक्स होगी। बट क्या ये गलत नहीं है कि जो अर्निंग है वो टैक्स होनी चाहिए? बिकॉज इनकम टैक्स में तो इनकम टैक्स होती है, तो अर्निंग कैपेसिटी तो ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो आंसर है कि रेंट के केस में जो है चीजें छुपाई जा सकती है, कि रेंट जो है कम दिखाया जा सकता है। कि किसी ने रेंट कैश में ले लिया हो लेकिन कैश में पता नहीं चलेगा, बिकॉज सामने वाले के पास भी खर्चा जो है अलाउ नहीं होता है। कि कोई रेंट पे अगर कोई सामान लेता है, मतलब रेंट पे अगर कोई घर लेता है, तो उसका भी वो खर्चा अलाउ नहीं होता है, तो वो कैश में, जो ओनर है वो कैश में मांग सकता है रेंट, कि मुझे कुछ रेंट कैश में दे दो कुछ बैंक में दे दो, तो बैंक वाला तो ट्रेस हो जाएगा। बट कैश में अगर मिला है तो वो ट्रेस नहीं हो सकता, यानी कि ज्यादा रेंट मिल सकता है। तो इस वजह से अर्निंग कैपेसिटी को टैक्स किया गया है कि ये घर कितना कमाकर दे सकता है। ये घर कितना कमाकर दे सकता है वो चीज टैक्स हुई है। बिकॉज कोई भी एसएससी जितना रेंट है
उससे कम तो लेगा नहीं। इस वजह से कितना कमाकर देगा उतना टैक्स होएगा, यानी कि अर्निंग कैपेसिटी जो है वो टैक्स होती है। अर्निंग कैपेसिटी को हम यहाँ पे कह सकते हैं, मतलब सेक्शन 22 कहता है एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू तो एनुअल वैल्यू कैसे निकलते हैं वो हम आगे देखेंगे सेक्शन 23 के अंदर। तो आप सिर्फ इतना समझिए कि अर्निंग कैपेसिटी जो है वो टैक्स होती है हाउस प्रॉपर्टी की। अब अगर रेंट मान लो ज्यादा मिल रहा है अर्निंग कैपेसिटी से, तो फॉर सी बात है वो अर्निंग कैपेसिटी बन गई, तो फिर वो ज्यादा वो टैक्स होएगा। मतलब अगर कोई खुद आके बता रहा है कि 10,000 रुपए कमा कर दे सकता है मेरा घर, लेकिन मैं 12,000 कमा रहा हूं, तो फिर इनकम टैक्स वाले 12,000 पे लेंगे। लेकिन कोई कहेगा कि 10,000 कमा कर दे सकता है घर, लेकिन मैं सिर्फ 8,000 कमा रहा हूं, तो फिर 10,000 पे टैक्स होएगा। तो अर्निंग कैपेसिटी क्या है? तो अर्निंग कैपेसिटी ज्यादा हो सकती है, लेकिन मिनिमम जो है उतनी तो टैक्स होएगी ही होएगी। तो आप इसको ऐसे समझिए। अब बारी आती है कि घर में क्या क्या आता है। जैसे ये एक लैंड है, क्या ये घर में आएगा अगर ये किसी ने किराए पे दिया है तो? या फिर ये एक घर बना हुआ है, ये घर के आगे लॉन है, बगल में गैराज है, तो किसी ने ये पूरा का पूरा घर जो है किराए पे दिया है, तो क्या ये अलग से टैक्स होगा घर का, और ये बाकी का जो लॉन गैरेज है ये अलग से टैक्स होगा? तो आंसर है कि जो लैंड होता है, कोई भी वैकेंट लैंड, वो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्स नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने टेंट वालों को अपना लैंड जो है दे दिया कि आप इस पे टेंट लगा के आप शादी का प्रोग्राम या कोई भी प्रोग्राम जो है कर सकते हो, तो ये हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स नहीं होगा। ये या तो पीजीबीपी में टैक्स होएगा या आईएफओएस में टैक्स होगा, जो भी केस है। तो ये चीज हम जो है वो पीजीबीपी और जब आईएफएस पढ़ेंगे तब समझेंगे कि कब वैकेंट लैंड जो है टैक्स होता है, पीजीबीपी में या आईएफओएस में। तो यहाँ पे अगर जो घर है क्या वो टैक्स होगा? तो आंसर है यस, घर तो टैक्स होगा। अब ये जो साथ में लैंड है ये कहाँ टैक्स होगा, हाउस प्रॉपर्टी में या पीजीबीपी और आईएफओएस? तो आंसर है ये जो है ये भी हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स होगा। तो घर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ बिल्डिंग जो है वो हो, कोई भी लैंड जो कि इंपॉर्टेंट है उस घर को फुल्ली एंजॉय करने के लिए वो भी घर का ही पार्ट माना जाएगा, वो भी हाउस प्रॉपर्टी के अंदर एंजॉय होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग अगर कोई मान लो घर लेते हो तो उसके पीछे खाली सी थोड़ी स्पेस होती है जिसपे कुछ छत नहीं होती है, सिर्फ लैंड होता है, जैसे जहां पे मोटर लगी होती है या कुछ चीज लगी होती है, या पानी के लिए रखने के लिए स्टोरेज बनाया होता है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है घर को एंजॉय फुली एंजॉय करने के लिए। तो वो जो लैंड है उसको कहते हैं लैंड अपर टेनेंट डेयर टू, तो वो लैंड भी हाउस प्रॉपर्टी का ही पार्ट माना जाता है। अगर सामने लॉन है तो लॉन जो है मतलब यानी कि ये जो घर है ये पूरा का पूरा इस एक बैरिकेडिंग के अंदर है ना। जैसे ये एक पूरा का पूरा एरिया हो गया, यहाँ इतने से एरिया में घर बन गया, यहाँ लॉन है, यहाँ कोई गैरेज है, लेकिन है तो ये पूरा का पूरा इस चार दीवारी के अंदर ही। इस वजह से पूरा का पूरा घर जो है हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा। तो कोई अगर इस पूरे एरिया को किराए पे देगा तो ये सारा का सारा जो एरिया है ये हैज अ हाउस प्रॉपर्टी टैक्स होगा। इतनी बात आपको समझ में आती होगी। तो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स जो होता है वो बिल्डिंग भी होती है और साथ में जो लैंड है वो भी टैक्स होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ एक्सेप्शंस की, कि हमने देखा अर्निंग कैपेसिटी किसी भी घर की टैक्स होगी। अब अगर किराया कम मिले जीरो मिले तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टैक्स होगा। यानी कि अगर किसी एसएससी के पास घर है तो वो घर की जो इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी है वो टैक्स देनी पड़ेगी उस पर। आगे देखेंगे किन केसेस में टैक्स नहीं लगता है, कुछ एग्जेम्पशंस दे रखी है तो वो हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी सिर्फ इतनी सी बात है कि घर की जो अर्निंग कैपेसिटी है वो टैक्स होगी हर साल, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस है।
तो क्या एक्सेप्शन है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर किसी एसएससी हाउस प्रॉपर्टी यानी कि कोई भी बिल्डिंग जो है वो अपने बिजनेस में यूज कर रहा है, तो वो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्स नहीं होगी, बिकॉज फिर वो पीजीबीपी के अंदर जाएगी। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्स नहीं होगी, पीजीबीपी के अंदर जाएगी, बिकॉज वो पीजीबीपी में उसको यूज कर रहा है। तो पहला ये चीज हो गया। दूसरा, मैंने बात करी कि कोई भी शॉप या गोडाउन जो है वो देगा, वो भी हाउस प्रॉपर्टी के अंदर ही टैक्स होगा। बट अगर किसी का बिजनेस है लेटिंग आउट का, किसी का बिजनेस है लेटिंग आउट का प्रॉपर्टीज का, यानी कि कोई घरों को किराए पे देता है, या कोई किसी कमर्शियल प्लॉट को मतलब कमर्शियल बिल्डिंग को किराए पे देता है, तो बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट या तो रेजिडेंशियल हाउस या कमर्शियल प्रॉपर्टी। ठीक है, ध्यान से देखना। तो बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट या तो कमर्शियल प्रॉपर्टी या रेजिडेंशियल हाउस। तो जो रेजिडेंशियल हाउस है वो तो हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्स होगा, यानी कि वो एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन जो कमर्शियल प्रॉपर्टी को किराए पे देने का अगर बिजनेस है और कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी किराए पर दी है, तो वो पीजीबीपी में टैक्स होगी। तो एक्सेप्शन जो है ये बन गई, यानी कि कमर्शियल प्रॉपर्टी को अगर कोई किराए पर देता है तो और उसका बिजनेस है तो वो पीजीबीपी में टैक्स होगा। लेकिन अगर रेजिडेंशियल हाउसेस को देने का किसी का बिजनेस है तो वो हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्स होएगा। कमर्शियल प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है, क्या चीज कमर्शियल प्रॉपर्टी हो सकती है? तो जैसे मान लो कोई मॉल है तो उसके अंदर दुकानें हैं, तो ये दुकानों को अगर किसी ने किराए पर दिया है, मॉल के अंदर की दुकानें या कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर कोई दुकान जो है वो किराए पर दी है, तो वो जो है पीजीबीपी के अंदर आएगी, वो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आएगी। अगर उसका बिजनेस है ये, तो मॉल के केसेस में तो बिजनेस ही है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हो सकता है बिजनेस हो या हो सकता है कि किसी की दुकान हो और वो उसने किराए पर दी थी, तो अगर वैसे दी है तब तो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आएगी। लेकिन अगर बिजनेस ही करता है तब पीजीबीपी के अंदर आएगी। तो ये दो जो है ये एक्सेप्शन हमने देखी। तो एक बार हम देखें यहाँ पे, आपके इसमें देख लेते हैं मॉड्यूल के अंदर। तो सेक्शन 22 कहता है कि एनुअल वैल्यू निकालनी है, वो टैक्स होगी हमारी पीजीबीपी हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। जो एनुअल वैल्यू है वो प्रॉपर्टी में बिल्डिंगों की भी होगी और जो लैंड अपर टेनेंट डेयर टू है वो भी उसकी भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, वो भी टैक्स होगी। कुछ एक्सेप्शंस है कि कौन सी प्रॉपर्टीज टैक्स नहीं होगी हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। तो जो भी प्रॉपर्टी ऑक्यूपाइड है एसएससी की जो कि बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज हो रही है वो नहीं होगी। और अगर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है और एसएससी जो है बिजनेस करता है लेटिंग आउट का, तो वो भी हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स नहीं होगी। तो कोई भी इनकम जो रेजिडेंशियल हाउस को करने की है वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स होगी। और एनुअल वैल्यू क्या होती है, यानी कि जो रीजनेबली एक्सपेक्टेड रेंट होता है, यानी कि इतने पे ही इस प्रॉपर्टी को रेंट आउट किया जाएगा, वो एनुअल वैल्यू होती है। तो हमने देखा कि अर्निंग कैपेसिटी जो है वो टैक्स हुई थी। उसके बाद हमने देखा कि बिल्डिंग के अंदर क्या सिर्फ रेजिडेंशियल बिल्डिंग नहीं आती है, कोई फैक्ट्री बिल्डिंग या ऑफिस शॉप गोडाउन्स या कोई भी कमर्शियल प्रेमाइसेस जो है वो सब भी हाउस प्रॉपर्टी के अंदर बिल्डिंग का पार्ट जो है बनता है। और लैंड क्या होता है अपर टेनेंट डेयर टू, कि जो कनेक्ट होता है विद बिल्डिंग, जैसे कोई गार्डन हो गया गैरेज, यानी कि लॉन या कुछ भी जो चीज है जो मैंने अभी आपको बताई। अगर कोई वैकेंट लैंड को टैक्स मतलब करता है, उससे जो इनकम आएगी
वो या तो आईएफएस में आएगी या पीजीबीपी में आएगी। तो इतना अब हमने ले देखा। मैंने मेरे चार्ट से अगर आप देखोगे तो इसमें आपको यह चीजें आसानी से समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर ओवरव्यू। तो उसमें हमारे को सेक्शन 22 पढ़ना है, 23 पढ़ना है, 24, 25, 26 और 27। ये सेक्शन जो है ये हमारे को पढ़ने हैं। जो इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो दो सेक्शन है, सेक्शन 23 और 24। यानी कि अगर आपको सेक्शन 23 और 24 समझ में आ गया तो आपको हाउस प्रॉपर्टी पूरा समझ में आ जाएगा। ये प्रोफॉर्मा है, या हम बाद में इस पे आएंगे कि जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको किस तरह से कैलकुलेशंस है वो शो करनी है। टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, इसमें भी हम एक एक करके आते जाएंगे। तो सबसे पहले चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन नंबर 22। तो ये कहता है कि एनुअल वैल्यू जो है वो निकालनी है, वो टैक्स होएगी। हमारे को अर्निंग कैपेसिटी जो है वो टैक्स करनी होती है। अर्निंग कैपेसिटी कैसे निकलती है वो हम सेक्शन 23 में जानेंगे, यानी कि उसे एनुअल वैल्यू भी कहते हैं। हाउस प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है, तो बिल्डिंग्स जो भी है वो सारी आएगी, और जो लैंड अपर टेनेंट डेयर टू है वो भी आएगा। उसके बाद एक्सेप्शन क्या है हाउस प्रॉपर्टी का, यानी कि कौन सी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स नहीं होगी, किसी और हेड में टैक्स होगी। तो कोई भी वैकेंट लैंड है वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स नहीं होगा। कमर्शियल प्रॉपर्टी है जो भी, वो नहीं होगी। इसके ऊपर हम थोड़ी देर में आते हैं। कोई भी अगर हाउस प्रॉपर्टी जो है असेसी अपने बिजनेस में यूज करता है तो वो भी टैक्स नहीं होगा। अब इसके अंदर एक और चीज भी है कि बिजनेस प्रोफेशन में भी अगर मान लो, जैसे अगर अपने एम्प्लॉय को लेट आउट कर रखा है, तो और वो इसलिए कर रखा है क्योंकि जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं किसी बहुत सुनसान जगह पे कोई प्लांट लगा रखा है और उधर हाउस प्रॉपर्टी बना के उधर अपने एम्प्लॉयज को बोला कि तुम लोग यहीं रहो, तो उस केस में भी वो पीजीबीपी के अंदर ही टैक्स होएगा, बिकॉज वो जरूरी है, या किसी एंसिलरी यूनिट को दे रखी है, यानी कि अपनी किसी सब्सिडरी यूनिट के लिए हाउस को हाउस प्रॉपर्टी किराए पर दे दिया, कुछ भी कर दिया, तो वो भी पीजीबीपी में होगा। अब हम आते हैं इसके ऊपर। एक और इसमें है, और वो समझ लेते हैं, छोटा सा पॉइंट है कि कोई एसएससी है, वो बिल्डर है, राइट। एसएससी जो है बिल्डर है, जैसे समझ लो फॉर एग्जांपल गौर हो गया। तो उसका जो काम है वो ये है कि वो रेजिडेंशियल हाउसेस को बना के उनकी सेल परचेज करता है। रेजिडेंशियल हाउसेस को बना के सेल परचेज करता है। तो अगर कोई रेजिडेंशियल हाउस है उसको बनाया और उसको बेचा, या खरीद बेच करके जो प्रॉफिट कमाया, वो तो पीजीबीपी में टैक्स होएगा। बट हमने ये भी कहा है कि रेजिडेंशियल हाउसेस या कोई भी बिल्डिंग है, मतलब हाउस प्रॉपर्टी जो भी है, उसकी अर्निंग कैपेसिटी टैक्स हो जाएगी। हम लोग ये नहीं देखते हैं कि अर्न कितना किया है, हम ये देखते हैं अर्निंग कैपेसिटी क्या है। तो अगर कोई घर बनाया, अब वो घर बिका ही नहीं, मान लो 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, नहीं बिका, तो क्या वो टैक्स होएगा हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, बिकॉज घर तो है ही। तो इसका आंसर ये है कि 2 साल तक तो उसके ऊपर हम टैक्स नहीं लेंगे। 2 साल कब से देखे जाएंगे, जब वो घर जिस फाइनेंशियल ईयर में बना उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से। अगर जो कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी है वो सर्टिफिकेट दे देगी कि एक घर अब बन चुका है, तो कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी ने सपोज मान लो 4 मार्च को दे दिया, 4 मार्च को दे दिया कि ये जो घर अब फाइनल हो चुका है, तो 4 मार्च को दिया, तो 4 मार्च 2024 को दिया, तो 24, 25, 25, 26, ये 2 साल जो है इस पे इस घर में कोई टैक्स नहीं होगा। 2 साल के बाद जो है टैक्सेबल हो जाएगा ये घर। वो कैसे होगा वो हम आगे देखेंगे। तो ये इसमें है। लेकिन अगर मान लो इन 2 साल के बीच में अगर घर वैसे ही किराए पर दे दिया, 2 साल के लिए तो एग्जेम्पशन मिल चुकी है कि इस 2 साल तक हम इस घर को टैक्सेबल नहीं करेंगे, लेकिन 2 साल में घर किराए पे दे दिया, तब क्या टैक्स होगा, तो आंसर है तब टैक्स होगा, तब हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स होएगा। कैसे टैक्स होएगा वो सेक्शन 23 बताएगा। तो ये बेसिक सा चीज है।
तो ये यहाँ पे लिखी हुई है, इफ समवन इज इन बिजनेस ऑफ सेल परचेज, और हाउस प्रॉपर्टी जो है स्टॉक इन ट्रेड की तरह हेल्ड किया हुआ है, तो उसकी एनुअल वैल्यू नहीं कैलकुलेट होगी 2 इयर्स तक। कब से 2 इयर्स देखे जाएंगे? एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जब सर्टिफिकेट आ जाएगा कंप्लीशन का। अगर ये हाउस प्रॉपर्टी जो है रेंट पे दे दी, तब एचपी के अंदर कैलकुलेट होगी। इसमें मैंने कैसे चार्ट बनाया है, ये चार्ट इसलिए बनाया है जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो कोई भी। तो कोई भी लेट आउट प्रॉपर्टी है, अगर ओन बिजनेस के लिए है तो बीजीबीपी में आएगी। अगर असेसी खुद ही बिजनेस में है, प्रॉपर्टी के सेल परचेज में या लेटिंग आउट में, तो सेल परचेज के बिजनेस में है अगर हाउस प्रॉपर्टी या कोई भी प्रॉपर्टी, तब तो पीजीबीपी में आएगी सेल परचेज। लेट आउट के बिजनेस में, तो लेट आउट के बिजनेस में हमारे को ये देखना होगा कि क्या वो प्रॉपर्टी कमर्शियल प्रॉपर्टी है। कमर्शियल प्रॉपर्टी है तब तो पीजीबीपी में आएगी, लेकिन अदर प्रॉपर्टीज है तो हाउस प्रॉपर्टी में आएगी। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हमने कवर कर लिया है। अब हम आते हैं एक और पॉइंट पे, ओनरशिप रूल्स पे आते हैं। तो सेक्शन 22 जो है वो बात करता है कि हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम है वो किसके हैंड्स में टैक्स होगी। तो अभी तक हमने जो बात करी, सबसे पहले हमने ये बात कर ली कि हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम है वो टैक्स होगी। इनकम कौन सी टैक्स होगी? जो उसकी अर्निंग कैपेसिटी है, कि अर्निंग कैपेसिटी क्या है वो टैक्स होगी। लेकिन अब बारी आती है कि किसके हाथ में टैक्स होगी, यानी कि उस अर्निंग कैपेसिटी पे टैक्स कौन देगा, कौन सा असेसी जो है वो टैक्स देगा। ये 4 असेसी है, तो इसमें से कौन सा असेसी टैक्स देगा, राइट। यानी कि हमारे को ये समझना है कि किसके ऊपर टैक्स का इंप्लीकेशन आएगा, यानी कि किसके हाथ में टैक्सेबिलिटी हो जाएगी जो भी इनकम जनरेट होगी हाउस प्रॉपर्टी की। तो इसके लिए हमारे को ये देखना होगा कि ओनर कौन है। तो आप ये बात याद रखना कि हमेशा जो ओनर है उसके हाथ में हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम है वो टैक्सेबल होगी। ओनरशिप रूल्स हमारे को इसमें देखने होते हैं कि ओनर के हाथ में जो है, ओनर के हाथ में ही टैक्स होएगा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। जिसके लिए मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। ये एक घर है, ये एक घर है इंडिया के अंदर। इस घर की जो ओनर है वो है मिस रिया, जो कि फॉरेन में रहती है। तो मिस रिया जो है फॉरेन में रहती है। मिस्टर राम ये इंडिया के अंदर ही रहते हैं, ये इसके फादर है। इन्होंने क्या किया, इस घर को किराए पे दे दिया। तो इसकी इनकम किसके हाथ में जनरेट होगी, टैक्सेबल होगी। तो आंसर है ये रिया के हाथ में टैक्सेबल होगी, यानी कि इसके ऊपर जो टैक्स है वो रिया को देना पड़ेगा। रिया जो है इस घर की ओनर है, इस वजह से रिया को जो है टैक्स देना पड़ेगा। ओनरशिप के रूल्स है कुछ, वो रूल्स हम एक बार समझ लेते हैं जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले ये है कि ओनर किस हिसाब से देखा जाएगा। तो अगर देखा जाए तो इस घर का जो इनकम है वो रिया को ही मिलनी चाहिए, यानी कि रिया इंटाइटल्ड है इनकम के लिए, बिकॉज उसके नाम पे ही है सपोज। तो ओनरशिप में ये देखा जाएगा कि सबसे पहले कि पर्सन जो है क्या वो इंटाइटल्ड है इनकम रिसीव करने के लिए या नहीं, हाँ या ना। अगर है तो वो ओनर है, तो उसके हाथ में टैक्सेबल होएगा। जो ओनरशिप है वो मतलब अगर मान लो घर किराए लीज पे है, लंबे लीज पे लिया हुआ है, तो फ्री, तो लीज पे भी ओनर वही माना जाएगा। और अगर फ्री होल्ड घर है, यानी कि कोई लीज वाले जो है टर्म नहीं है, घर जो है उसका ओनर का खुद का ही है, तो वो भी उसके हाथ में ही टैक्सेबल होगा।
इसमें डीम्ड ओनर्स भी आते हैं। डीम्ड ओनर क्या होते हैं अभी हम देखेंगे सेक्शन 27 के अंदर, कि देखने में लग रहा है कि ओनर कोई दूसरा है, लेकिन वो नहीं है ओनर। ओनर जो है कोई पहला वाला बंदा ही होगा। तो किस हिसाब से देखा जाएगा, यानी कि लगेगा कि दूसरा बंदा है उसके घर में है ये प्रॉपर्टी, मतलब उसके हाथ में टैक्सेबल होनी चाहिए, पर टैक्सेबल उसके हाथ में नहीं होगी, बिकॉज वो असली में ओनर नहीं माना जाएगा। तो दूसरा बंदा जो है वो डीम्ड ओनर माना जाएगा। अगर मान लो अब रिया जो है, रिया ने ये घर मान लो इसको दिया किराए पे 24-25 में। रिया ने ये घर 24-25 में दिया, और हमने देखा है कि जो टैक्सेबिलिटी कंप्यूट होती है, मतलब इनकम जो कंप्यूट करते हैं वो हम असेसमेंट ईयर में करते हैं, जो कि होगा 25-26। तो अगर 25-26 में रिया के पास ये घर नहीं है, मतलब उसने 24-25 में ही बेच दिया या 25-26 में बेच दिया, बेच सकती है रिया, तब क्या ये हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स होगा? तो आंसर है यस। हम तब देखेंगे इनकम मिली जब है तब कौन ओनर था, उसके बाद ओनर कोई भी हो, टैक्सेबिलिटी उसी के हाथ में होगी कि उस पर्टिकुलर पीरियड के टाइम पे जब इनकम आई है तब ओनर कौन था। इसमें एक केस है जो इंपॉर्टेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये घर है, ये घर है और राम और लक्ष्मण दो भाई है, राम और लक्ष्मण दो भाई है, घर है, और इन्होंने कोर्ट में डिस्प्यूट कर दिया ओनरशिप के लिए, ये घर मेरा है, लक्ष्मण ने कहा ये घर मेरा है। तो अगर ओनरशिप डिस्प्यूटेड है, यानी कि केस अभी पेंडिंग है, तब कौन होगा? ओनर। इस केस में इनकम टैक्स, क्योंकि इनकम जो है वो तो जनरेट हो रही है, इनकम टैक्स वाले नहीं रुक सकते ना कि किसको टैक्सेबल करें, मतलब जो केस पेंडिंग है उसके लॉ का जो है केस का डिसीजन आने तक इनकम टैक्स वाले वो वेट नहीं कर सकते। तो इनकम टैक्स वाले फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स किसी को भी ओनर बना सकते हैं, लक्ष्मण को भी बना सकते हैं, राम को भी बना सकते हैं, यानी कि उनसे कह सकते हैं कि इस घर का जो रेंट का जो इनकम है उसका जो टैक्स है वो या तो लक्ष्मण देगा या राम देगा, कोई भी देगा, मतलब बाद में जो भी आएगा उस हिसाब से उनका वो हो जाएगा। अगर मान लो फेवर लक्ष्मण के फेवर में आ गया और दिया टैक्स राम ने है, तो लक्ष्मण उसको पे कर देगा, वो बात की बात है। इनकम टैक्स पर्पस के लिए इनकम टैक्स वाले अगर डिस्प्यूटेड ओनरशिप है तो किसी भी पर्सन को ओनर बना सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स, यानी कि कौन इनकम पे टैक्स देगा वो इनकम टैक्स वाले डिपार्टमेंट वाले जो है वो डिसाइड करेंगे। ये छोटी सी बात है, इसमें इतना कोई वो नहीं है। तो ओनरशिप रूल्स है कि असेसी जो है ओनर होना चाहिए, तभी उसको उसके हाथों में टैक्स होगी। इसका एक मैंने राम वाला एग्जांपल जो है वो यहाँ पे आपको दिया है। ओनरशिप लीगल ओनर भी हो सकता है, बेनिफिशियल ओनर भी हो सकता है, या फिक्टिशियस या डीम्ड ओनर भी हो सकता है। तो लीगल ओनर जो है मैंने आपको बताया कि कैसे होगा, तो आप ये पढ़ सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेनिफिशियल ओनर, बेनिफिशियल ओनर मतलब कि हो सकता है प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे हो सकता है, बट स्टिल कोई बेनिफिशियल जो है ओनर वो कोई दूसरा बंदा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम राम रिया वाला जो एग्जांपल है वो देखें, तो रिया फॉरेन में रहती है, रिया फॉरेन में रहती है, राम ने इसको दिया, लेट आउट कर दिया प्रॉपर्टी को जो रिया के नाम पे है। अब इससे जो रेंट आ रहा है वो सारा राम को मिल रहा है, और राम अपनी मर्जी से इस रेंट को यूटिलाइज कर सकता है कि उसे कहाँ खर्चना है, कहाँ रखना है, क्या करना है, यानी कि रिया के पास कोई राइट नहीं है रेंट के ऊपर, सारे राइट राम के पास है। और यहां तक कि ये भी राइट है कि इस प्रॉपर्टी को किसको किराए पे देना है, यानी कि सारा अल्टीमेटली जो बेनिफिशियल ओनर है वो राम है, रिया नहीं है। तब ये जो प्रॉपर्टी है ये राम के हाथ में टैक्स होगी।
हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम है वो राम के हाथ में टैक्स होगी, क्योंकि राम के पास, राम अल्टीमेटली बेनिफिशियल ओनर राम है। सिर्फ रिया के नाम पे प्रॉपर्टी होने से रिया के ऊपर टैक्सेबिलिटी नहीं हो जाएगी, क्योंकि ना तो रिया इंटाइटल्ड हुई है इनकम के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनकम अगर उसको मिल रही है तो वो उसके हाथ में टैक्सेबल है, लेकिन इनकम भी राम को मिल रही है और राम कोई रेमिट नहीं कर रहे, राम अपनी मर्जी से उस इनकम को खर्च कर सकता है। राम अपनी मर्जी से इस प्रॉपर्टी को किराए पे जिसका मर्जी, मतलब राम को जिसको देने की मर्जी हो वो राम दे सकता है। तो इस केस में राम बेनिफिशियल ओनर माना जाएगा, तो राम के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये वाला जो है आप पोर्शन पढ़ सकते हो, इसमें भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। चार्जिंग सेक्शन जो है ये हमारा हम अभी देख रहे हैं। उसके बाद आती है बारी डीम्ड ओनर की। यानी कि फिक्शनल ओनर। सेक्शन 27 बताता है कि डीम्ड ओनर या फिक्शनल ओनर क्या होते हैं। तो इसमें कुछ केसेस है, हम वो केस देखते हैं, तो उससे आपको चीजें जो है समझ में आएगी। तो हम लोग देखते हैं डीम्ड ओनर्स क्या होते हैं। तो एक एग्जांपल देता हूं और मैं आपको बताते जाता हूं। पहला एग्जांपल है कि सपोज अगर किसी पर्सन ने अपनी स्पाउस को ट्रांसफर कर दी प्रॉपर्टी, किसी पर्सन ने अपने स्पाउस को ट्रांसफर कर दी प्रॉपर्टी, तो इस केस के अंदर जो ये पर्सन जो ट्रांसफर जिसने की है यही डीम्ड ओनर माना जाएगा। बट ये कब देखा जाएगा, अगर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए ट्रांसफर करी है तो। अगर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए ट्रांसफर कर गया, मतलब अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ है लेकिन ट्रांसफर कर दी 40 लाख में ही, तो उससे भी कम, जीरो में ही कर दी, तो डीम्ड ओनर जो है वो ये माना जाएगा जिसे ट्रांसफर किया, ना कि स्पाउस। बिकॉज ये ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं, ये टैक्स से अपना रिड्यूस, अपने हाथों में रिड्यूस करने के लिए ही कर रहे हैं। हम आगे देखेंगे कि कैसे चीजें काम करती है। लेकिन इसके केस में एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या है कि अगर इनका जो है ये लिव अपार्ट हो, यानी कि डाइवोर्स जो है वो होने वाला है इनका, और डाइवोर्स होने की वजह से कुछ टाइम के लिए अगर ये अलग रह रहे हैं, सेपरेट रह रहे हैं अगर ये, तो उस वजह से अगर इसने कोई अपनी प्रॉपर्टी इसको दी है रहने के लिए, तो उस केस में ये डीम्ड ओनर नहीं माना जाएगा, ये ही ओनर मानी जाएगी। और सेकंड जो इसमें केस बनता है वो ये बनता है कि अगर किसी ने, इसने अपने माइनर चाइल्ड को दी है इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में, तो अगेन जो डीम्ड ओनर है वो यही माना जाएगा, माइनर चाइल्ड को दिया है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन ये है कि अगर वो माइनर चाइल्ड मैरिड डॉटर है, तो डीम्ड ओनर जो है वो मैरिड डॉटर जो माइनर चाइल्ड है वो मानी जाएगी। तो सिंपल सी बात है, अगर किसी ने इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए अपनी स्पाउस को या अपनी माइनर चाइल्ड को दिया है, तो वो जो जिसे ट्रांसफर किया है वो ही डीम्ड ओनर माना जाएगा। लेकिन एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये है कि अगर स्पाउस के बीच में इनका लिविंग अपार्ट का कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि ये अलग ही रह रहे हैं, डाइवोर्स के रीजन मेन जो है वो हो सकता है, तो उस केस के अंदर अगर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में भी घर दिया रहने के लिए या किसी भी पर्पस के लिए, तो स्पाउस जो है, दूसरी स्पाउस जो है, उसी के हाथ में मतलब वही ओनर मानी जाएगी, ये ओनर नहीं माना जाएगा, ये डीम्ड ओनर नहीं माना जाएगा। और सिमिलरली अगर माइनर
जो चाइल्ड है वो मैरिड डॉटर है, उस केस में भी यही, जो मैरिड डॉटर यानी कि जो माइनर मैरिड डॉटर है वही डीम्ड ओनर, वही ओनर मानी जाएगी, ये डीम्ड ओनर नहीं माना जाएगा। दूसरा केस, दूसरा केस है एचयूएफ के रिलेटेड एक केस है कि जो एचयूएफ है उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है उसमें तो जितने भी को पार्टनर्स है सारे के सारों का वो होता है शेयर। बट जब तक ये एचयूएफ है तब तक ये लीगली डिविजिबल नहीं है, बिकॉज तब तक तो ये एचयूएफ का ही माना जाएगा। इस केस में जो एचयूएफ में है वो डीम्ड ओनर माना जाएगा, यानी कि होल्डर ऑफ इम्पेरिटेबल एस्टेट, कि एचयूएफ के पास ये अभी प्रॉपर्टी सारी की सारी है जिसके अंदर इन को पार्टनर्स का शेयर्स है। इस वजह से ये जो एचयूएफ की प्रॉपर्टी है ये लीगली डिविजिबल नहीं है। तो इस केस में जो एचयूएफ है वो ही डीम्ड ओनर माना जाएगा, यानी कि ये इसी के हाथ में टैक्स होगी। तो अगर ट्रांसफर टू स्पाउस है, पहला केस हमने ये देख लिया, आप इसको रीड कर सकते हो। अगर ट्रांसफर टू माइनर चाइल्ड है, इन दोनों केसेस में कुछ एक्सेप्शंस है। फिर होल्डर ऑफ इम्पेरिटेबल एस्टेट, ये वाला आप देख सकते हो, मेरे नोट्स के अंदर ये अच्छे से कवर्ड है, तो आप मेरे नोट से पढ़ोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा केस देखते हैं फटाफट से, केस नंबर 3। कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोई भी कंपनी या कुछ भी, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा गोकुल धाम है, तो हमारे गोकुल धाम में अय्यर रहता है, सोडी रहता है, भिड़े, जेठालाल, ये सब लोग रहते हैं। तो जो ये जितने भी फ्लैट्स है ये वैसे तो गोकुल धाम के हैं, बिकॉज फ्लैट जो होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे ही होते हैं, इंडिविजुअल बंदों के नाम पे नहीं होते। बट डीम्ड ओनर जो है वो इंडिविजुअल बंदे ही माने जाएंगे, सोडी ही डीम्ड ओनर माना जाएगा उस हाउस प्रॉपर्टी का, अपनी जिस हाउस प्रॉपर्टी में वो रहते हैं। नाम पे चाहे वो गोकुल धाम के ही हो, गोकुल धाम कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे ही हो, डीम्ड ओनर सोडी ही माना जाएगा, बिकॉज बेनिफिशियली वही इस हाउस प्रॉपर्टी को यानी कि इस फ्लैट को यूज कर रहा है, गोकुल धाम सोसाइटी यूज नहीं कर रही है। तो आप इसको भी देख सकते हो। एक और एग्जांपल लेते हैं डीम्ड ओनर के लिए। एक बंदा है, तो एक हाउस प्रॉपर्टी इसने किसी दूसरे को ट्रांसफर कर दी, सब कुछ फाइनल हो गया, बस इसने अभी फुल पेमेंट नहीं करी है। सब कुछ फाइनल हो चुका है, सेल डीड बन चुकी है, एग्जीक्यूट हो चुकी है, सब हो चुका है, इसने ट्रांसफर कर दी है, मतलब इसने ट्रांसफर अभी पूरी प्रॉपरली नहीं करी है, बिकॉज जो एग्रीमेंट है वो सब हो चुके हैं, सब चीजें फाइनल है, लेकिन एग्जीक्यूट शायद या तो हुआ नहीं है या अभी तक इसके नाम पे ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो डीम्ड ओनर इस केस में कौन माना जाएगा? तो डीम्ड ओनर जो है ये बंदा माना जाएगा, बिकॉज इसके पास अब इस प्रॉपर्टी का पोजेशन है, इस प्रॉपर्टी का पोजेशन है, ये इस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहा है, तो डीम्ड ओनर जो है ये माना जाएगा। अगर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर जिसको प्रॉपर्टी जो है मिल जाती है, तो आप मेरे नोट से ही पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और चौथा फाइनल सिंपल है ये वाला, किसी ने अगर लीज पे दी है प्रॉपर्टी नॉट लेस देन 12 मंथ,
इंक्लूडिंग एक्सटेंशन, यानी कि एक्सटेंशन के लिए भी इसमें दे रखा है क्लॉज कि अगर मान लो 9 मंथ के लिए दिया है प्लस 3 मंथ्स का एक्सटेंशन कर सकते हो या जो भी है, इस केस में जो डीम्ड ओनर है वो लेस ही माना जाएगा। यानी कि अगर वो उस हाउस प्रॉपर्टी के साथ जो भी करता है, मतलब बेनिफिशियल ओनर जो है लेस ही माना जाएगा, नॉट ना कि लेसर, और ये डीम्ड ओनर बन जाएगा। अब कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं। स्पेशल केस है, जैसे सपोज मिस्टर श्याम है। मिस्टर श्याम जो है, उनकी एक हाउस प्रॉपर्टी जो है वो यूएस के अंदर है, तो क्या वो टैक्सेबल हुई? तो हमने सेक्शन 9 पढ़ा था और सेक्शन 7 पढ़ा था, यानी कि हमने रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ा था। तो हमने क्या देखा था रेजिडेंशियल स्टेटस में कि किसी भी R&OR की जो वर्ल्ड की इनकम है वो इंडिया में ही टैक्स हुएगी, और किसी भी आर बट एनओआर या नॉन रेजिडेंट की इनकम वही इंडिया में टैक्स होगी जो उसको रिसीव हुई है। तो अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी यूएस के अंदर है तो, और बंदा R&OR है, यानी कि रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, तो उसकी यहाँ पे ही इंडिया में टैक्स होगी। लेकिन अगर कोई आर बट एनओआर या एनआर है तो उनकी तभी टैक्स होगी अगर वो सीधा डायरेक्ट जो है यहाँ पे रिसीव होगी हो, तो वो आपको केस जो है देखना पड़ेगा। इस केस में मैंने एक वहां पे नोट भी छोड़ा है, वो नोट आपको बाद में समझ में आएगा। तो अगर कोई फॉरेन प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी जो है अब्रॉड में है तो R&OR के केस में तो ऑलवेज टैक्सेबल है, और एनआर या आर बट एनआर के केस में तभी है अगर रिसीव्ड इन इंडिया हुई है, रिसीव्ड है नहीं कि डायरेक्ट। वो सब हमने केसेस उस टाइम पे पढ़े थे। ये नोट है, ये आप बाद में रीड कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट नोट है वैसे। उसके बाद एक हम केस देखते हैं कॉम्पोजिट रेंट का। ये भी अच्छा एक कॉन्सेप्ट है। जैसे सपोज किसी ओनर ने किसी ओनर ने टेनेंट को प्रॉपर्टी दी रहने के लिए। अब टेनेंट को प्रॉपर्टी के साथ साथ, मतलब अगर मान लो सपोज किसी जगह पे किसी जगह पे दिए तो उसको साथ में अलग से और भी चीजें दे रहे हैं, अदर एसेट्स भी दे रहे हैं, और साथ में अदर सर्विसेज भी दे रहा है। अदर एसेट्स में मतलब टीवी फ्रिज एसी ये सब भी प्रोवाइड करके दे रहा है, और अदर सर्विसेज में सपोज सिक्योरिटी सर्विस पावर बैकअप सर्विस या कोई भी सर्विस जो है वो उसको दे रहा है। तो इस केस के अंदर ये जो है ये कॉम्पोजिट रेंट हो जाएगा। कॉम्पोजिट रेंट हो जाएगा बिकॉज ये सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी के लिए नहीं दे रहा बल्कि इन सर्विस के लिए भी इससे रेंट जो है ले रहा है। तो इस केस के अंदर इस रेंट को जो है हमारे को डिवाइड करना पड़ेगा कि हाउस प्रॉपर्टी का कौन सा रेंट बनेगा और बाकी सर्विसेज का कौन सा रेंट बनेगा। जो बाकी सर्विसेज का रेंट है वो तो या तो पीजीबीपी या आईएफएस में जाएगा जो भी केस है, और हाउस प्रॉपर्टी का जो है वो सेक्शन 22 के हिसाब से हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स होएगा। तो इसके लिए हमारे को ये देखना पड़ेगा कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि ये अरेंजमेंट जो है वो किस नेचर का है। अगर मान लो ये जो भी रेंट ये दे रहा है ये सपरेबल हो सकता है, यानी कि अगर ये हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि हाउस प्रॉपर्टी अगर जो है ये वाली, इस हाउस प्रॉपर्टी
कोई ये बिना इन अदर एसेट या अदर सर्विसेज के भी किराए पे दे दे टेनेंट को, और टेनेंट ले ले कि ठीक है मुझे कोई टीवी फ्रिज नहीं चाहिए, मुझे कोई सिक्योरिटी पावर बैकअप सर्विस नहीं चाहिए, आप मुझे ये सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी दोगे तो मुझे चल जाएगा। अगर ये केस है, दिया चाहे सब कुछ है लेकिन अगर उसको चल जाएगा, यानी कि हमारे को नेचर देखना है, तब तो जो कॉम्पोजिट रेंट है वो डिवाइड हो जाएगा हाउस प्रॉपर्टी में और पीजीबीपी या आईएफओएस, वट एवर द केस में भी। लेकिन अगर सेपरेबल जो है चलेगा ही नहीं, यानी कि उसको ये पूरा का पूरा एक साथ ही लेना है, तब ये कॉम्पोजिट रेंट जो है ये पीजीबीपी या आईएफओएस में टैक्सेबल होगा, तब हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर हाउस प्रॉपर्टी के साथ अदर एसेट्स अदर सर्विसेज भी साथ में दी है और जो रेंट है वो कॉम्पोजिट रेंट माना जाएगा, यानी कि वो सारा जो पूरा का पूरा रेंट है वो तीनों चीजों के लिए या दोनों चीजों के लिए माना जाएगा। तो हमारे को नेचर देखना है कि अगर सेपरेबल हो सकता है। अब मान लो अगर सेपरेबल है, वो इनसेपरेबल है, मतलब कि अदर एसेट्स के लिए और अदर सर्विसेज के लिए टेनेंट जो है वो राजी नहीं है कि नहीं मुझे ये भी चाहिए साथ में, तो फिर अगर अलग से भी रेंट ले रहे हैं, कह रहे हैं कि हाउस प्रॉपर्टी का हम इतना एक्स अमाउंट ले रहे हैं और बाकी सबका हम वाई अमाउंट ले रहे हैं, तो भी जो एक्स है हाउस प्रॉपर्टी के लिए अलग से अगर ले भी रहे हैं तो वो भी जो है हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स नहीं होगा। ये टोटल का टोटल जो है ये कॉम्पोजिट रेंट ही माना जाएगा और ये आईएफएस या फिर पीजीबीपी में टैक्स होगा। लेकिन अगर टेनेंट जो है वो मान सकता है कि ठीक है आप मुझे सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी भी दोगे तो भी चल जाएगा, यानी कि नेचर देखना पड़ेगा, यानी कि तब मान जाएगा कि सेपरेबल है, तो जो हाउस प्रॉपर्टी वाला पोर्शन है वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स होगा और बाकी आईएफओएस या पीजीबीपी में टैक्स होगा। एक और केस देखते हैं। एक घर है, उसके कई सारे ओनर्स है, यानी कि को ओनर्स है। सेक्शन 26 यहाँ पे देखिए, हम कुछ कुछ सेक्शन जो है कवर करते जा रहे हैं। प्रॉपर्टी ओन्ड बाय को ओन, तो हमने डीम्ड ओनर वाला सेक्शन जो है कवर कर लिया, सेक्शन 27। अब हम बारी है हमारी सेक्शन 26 भी हम कवर कर लेंगे अभी। तो कोई हाउस प्रॉपर्टी है जिसके को ओनर्स है, तो उसके हिसाब से हम कैसे टैक्सेबल होगा, तो फिर इनके जितने के भी इस प्रॉपर्टी में हिस्से हैं, यानी कि जितने भी हिस्से हैं इस प्रॉपर्टी में, यानी कि जितने भी शेयर्स ये ओन करते हैं, उस हिसाब से जो वैल्यूज है वो निकलेंगी और सबका इंडिविजुअली जो है टैक्सेबल हो जाएगा। को ओनरशिप के केस में ये चीज ऐसे चलेगी, क्योंकि एक किसी हाउस प्रॉपर्टी के कई सारे ओनर्स हो सकते हैं, तो उन सबके जो इंडिविजुअल पोर्शन है वो देखे जाएंगे। और इस केस में हम मैं बस आपको अभी एक हिंट दे रहा हूं कि सेक्शन 24 की जो डिडक्शन है वो भी मिलेगी, और सब सेक्शन 24 में बी में डिडक्शन हमारे को मिलती है, तो वो भी सबकी इंडिविजुअली देखी जाएगी, यानी कि सेक्शन 24 बी जिस हिसाब से डिडक्शन देता है वो सबकी इंडिविजुअली देखी जाएगी, इसमें कोई कैप नहीं होगा। तो सेक्शन 24 बी में क्या होता है वो हम जब देखेंगे, तो मैं उधर भी आपको ये पॉइंट जो दोबारा से समझा दूंगा। तो अभी तक हमने जो है स्पेशल केस में फॉरेन प्रॉपर्टी का केस देख लिया था, कॉम्पोजिट रेंट का केस जो है वो देख लिया था, और जॉइंट ओनरशिप का जो केस है वो भी देख लिया था। उसकी टैक्स ट्रीटमेंट हम जो है, तो जॉइंट ओनर एक बार मैं इसमें बता देता हूँ। कॉम्पोजिट रेंट में क्या, अगर बिल्डिंग एसेट और अदर सर्विसेज के लिए मिला है, तो जैसे फ्लैट के साथ फर्नीचर भी मिला है, सिक्योरिटी सर्विस भी मिली है, अगर सेपरेबल है तब तो हाउस प्रॉपर्टी और रेंट ऑफ अदर एसेट जो है अलग अलग टैक्स होंगे। सेपरेबल नहीं है तो पीजीबीपी आईएफएस में होगा। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो एग्जाम्पल जो है कौन से केस में पीजीबीपी में होगा, तो जो से कोई होटल रूम अगर रेंट पे दिया है तो कॉम्पोजिट रेंट का,
तो होटल रूम दिया, तो होटल रूम जब रेंट पे देते हैं तो उसमें इंटेंशन ऐसे नहीं होती है कि होटल का किराया लेंगे, सिर्फ लिया जाएगा, मतलब सिर्फ होटल का रूम अलग से दे सकते हैं। उसमें सारी सर्विसेज देनी ही पड़ती है, जैसे कि आपकी लॉन्ड्री की सर्विस, सिक्योरिटी की सर्विस, ये सब देनी ही साथ में पड़ती है, सेपरेबल है ही नहीं तो पीजीबीपी में। और अगर आईएफएस के केस में कोई एग्जांपल है तो वो है पेइंग गेस्ट का। ये जो पेइंग गेस्ट के एग्जाम, मतलब पेइंग गेस्ट के लिए अगर जैसे 2-3 दिन के लिए कोई किसी ने घर पे किराए पर दे दिया है, कुछ भी है, तो फिर वो जो टैक्स होगा वो आईएफएस में होगा। जॉइंट ओनरशिप या को ओनरशिप में हमने सेक्शन 26 में देखा कि अगर दो या उससे ज्यादा पर्सन जो है हाउस को ओन करते हैं तो उन्हें को ओनर्स कहा जाता है। जो इंडिविजुअल शेयर है वो पता है कि कितना रहेगा, तो जो है टैक्स होगा सबका शेयर, उस प्रॉपर्टी में टैक्स होगा। तो जो भी ईच ओनर का शेयर है वो मतलब एनुअल वैल्यू है वो निकल जाएगी, जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो अलाउड हो जाएगा। और ये जो प्रोविजन है ये मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है, मतलब अगर दो से ज्यादा ओनर्स है तो सबका इंडिविजुअल ही शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कर सकते हैं कि पूरी हाउस प्रॉपर्टी का एक ही बंदे के नाम पे कैलकुलेट करके उस पर टैक्स कर दिया, सबका इंडिविजुअल चलेगा। कुछ और भी इसमें केसेस है, जैसे पार्टनर्स प्रॉपर्टी यूज बाय फर्म वाला, तो ये पीजीबीपी की तरह ही काम करेगा, बिकॉज अगर बिजनेस या प्रोफेशन में ही काम हो रहा है पार्टनरशिप फर्म का तो वो टैक्सेबल वहीं होगी, तो एनुअल वैल्यू कोई कैलकुलेट नहीं होगी। और प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, ये भी हमने देख लिया था कि इसमें कैसे टैक्सेबिलिटी चलेगी, यानी कि लेकिन लेट आउट नहीं होनी चाहिए, ये भी हमने देखा था, लेट आउट कर दी तो एचपी कैलकुलेट हो जाएगा, तो अप टू 2 इयर्स तक तो कुछ भी एनुअल वैल्यू नहीं निकलेगी। उसके बाद क्या निकलेगा, तो डीएलओपी निकलेगा, तो वो क्या होता है वो हम देखेंगे। ये एग्जेम्प्टेड हाउस प्रॉपर्टी का केस है, ये आप लोग हम लास्ट में आएंगे, तो ये अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 23 पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। मैं एक और क्या करता हूँ आपको मॉड्यूल से भी दिखा देता हूँ कि मॉड्यूल में हमने क्या क्या कवर कर लिया। तो हमने इसमें सेक्शन 2.1 कवर कर लिया है, 2.2 कवर कर लिए, इस पे सारे केसेस कवर कर लिए हैं। कॉम्पोजिट रेंट वाला जो केस है वो कवर कर लिया है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, ये वाला भी हमने देख लिया। तो 2.4 तक हमने सब कुछ देख लिया है। को ओनर वाला केस है वो हमने देख लिया। अगर टू और मोर से ज्यादा पर्सन ओन करते हैं और उनके शेयर्स हमारे को पता है, सेक्शन 22 से 25 में हमारे को निकालना पड़ेगा, कैसा निकलेगा। और सबकी इंडिविजुअल असेसमेंट में वो असेस होगी, वो तो ऑफ कोर्स बात है, इंडिविजुअल शेयर्स मतलब इंडिविजुअल पर्सन का निकलेगा तो उनका इंडिविजुअली टेक्स्ट होगा। ये जो पॉइंट है ये हम पॉइंट बाद में चर्चा करेंगे जब हम सेक्शन 24 पढ़ेंगे। ये इलस्ट्रेशन अभी हम सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज हमारे को उसमें और भी चीजें पढ़ने की अभी जरूरत है। और डीम्ड ओनरशिप वाला जो है वो भी हमने पढ़ लिया है, इसमें भी सारे हमने देख लिए हैं, तो आप ये सब जो है रीड कर सकते हो फिलहाल। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 23 पे।
जो कि हम कह रहे हैं इतनी टाइम से, सेक्शन 22 मतलब कह रहा है कि एनुअल वैल्यू जो है वो टैक्सेबल होगी। तो एनुअल वैल्यू कैसे निकलेगी या एनुअल वैल्यू क्या होती है वो हम लोगों को देखना है। तो अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 23 की। सेक्शन 23 जो कहता है एनुअल वैल्यू के ऊपर चर्चा, यानी कि सेक्शन 22 कहता है कि हमें डिटरमाइन करनी है एनुअल वैल्यू जो कि टैक्सेबल होगी। और सेक्शन 23 बात करता है कि एनुअल वैल्यू डिटरमाइन कैसे होगी। एनुअल वैल्यू डिटरमाइन कैसे होगी सेक्शन 23 कहता है। तो सबसे पहले हम बात करें एनुअल वैल्यू की। एनुअल वैल्यू को ही कहते हैं नेट एनुअल वैल्यू, यानी कि ये नेट होती है फिगर। नेट होती है यानी कि कोई ग्रॉस फिगर भी होगी। तो सबसे पहले आता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो एनुअल वैल्यू के दो कंपोनेंट्स है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू पहला कंपोनेंट, इसे जीएवी कहते हैं। इस ग्रॉस एनुअल वैल्यू से उस हाउस प्रॉपर्टी का जो भी म्युनिसिपल टैक्स है जो पेड हुआ है बाय ओनर वो माइनस हो जाएगा, यानी कि वो रिड्यूस हो जाएगा। तो आपकी बन जाएगी नेट एनुअल वैल्यू। यानी कि नेट एनुअल वैल्यू या फिर एनुअल वैल्यू के दो कंपोनेंट है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू और म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर। ये और ये इन दो कंपोनेंट्स पे हमारे को डिस्कस करना है। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। जीएवी, जीएवी कैसे निकलता है हम इस बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको जीएवी निकालना आ गया तो फिर आप जो है नेट एनुअल वैल्यू निकाल सकते हो, बिकॉज नेट एनुअल वैल्यू जो है सिंपल है, सिर्फ आपको उसमें से जो म्युनिसिपल टैक्सेस पेड हुए हैं वो माइनस करनी है, तो आपकी नेट एनुअल वैल्यू निकल जाएगी। तो हमारे को देखना है कि सबसे पहले जीएवी कैसे निकलेगा। तो हम बात करते हैं जीएवी के ऊपर। तो जीएवी के भी कंपोनेंट्स है, जीएवी सीधा नहीं निकलता। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि जीएवी जो है वो क्या है, तो जो जीएवी है आपका वो ही है आपका अर्निंग कैपेसिटी। यानी कि एक हाउस प्रॉपर्टी की कैपेसिटी कितनी है, कितनी इनकम वो हाउस प्रॉपर्टी जनरेट करके दे सकता है, उसे कहते हैं जीएवी। और जीएवी ही मतलब आपका जो अर्निंग कैपेसिटी है वही टैक्स होगा। इस वजह से हमारे को अर्निंग कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी हाउस प्रॉपर्टी की। यहाँ पे बात ये नहीं हो रही है कि एग्जैक्टली क्या अनु है, एक्चुअल अर्नड नहीं देखते हैं, अर्निंग कैपेसिटी देखी जाती है। यानी कि अर्निंग कैपेसिटी मतलब कि एक हाउस प्रॉपर्टी कितनी इनकम जनरेट करके दे सकता है। और ऑफ कोर्स ही बात है, अगर असेसी कहेगा कि मैं तो इससे ज्यादा ही जनरेट कर रहा हूं, अर्निंग कैपेसिटी से ज्यादा ही मेरी तो अर्निंग है, तो फिर वो टैक्स हो जाएगी। तो सबसे पहले हमारे को निकालनी है अर्निंग कैपेसिटी। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं कि अर्निंग कैपेसिटी जो है वो कैसे निकलेगी। तो एक ऐसी लोकेलिटी है, इस लोकेलिटी में असेसी का घर है और बाकी भी घर है। असेसी का घर है और बाकी घर है। हमारे को निकालनी है अर्निंग कैपेसिटी। तो लोकेलिटी है यानी कि म्यूनिसिपैलिटी भी होगी। तो जो म्यूनिसिपैलिटी होती है, म्यूनिसिपैलिटी वो यहाँ की म्यूनिसिपल वैल्यू जो है डिटरमाइन करती है, म्यूनिसिपल वैल्यू डिटरमाइन करती है। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट आ गया वो आ गया म्यूनिसिपल वैल्यू क्या है किसी भी घर की। तो इस केस में हमारा जो घर है वो ये वाला घर है, तो इसकी म्यूनिसिपल वैल्यू हमारे को देखनी है सबसे पहले। बिकॉज अर्निंग कैपेसिटी कैसे निकलेगी, लॉ के हिसाब से, तो लॉ की चीजें देखी जाएगी। तो म्यूनिसिपल वैल्यू जो है वो लॉ के हिसाब से ही होती है।
तो म्युनिसिपल वैल्यू निकल गई, यानी कि पहला कंपोनेंट निकल गया म्युनिसिपल वैल्यू। फिर दूसरा कंपोनेंट की बात करें तो दूसरा कंपोनेंट क्या है? दूसरा कंपोनेंट है कि इसके तरह आइडेंटिकल घर भी तो बहुत सारे हैं। जैसे ये घर है तो इसकी तरह ये घर भी आइडेंटिकल हो सकता है, ये वाला घर भी आइडेंटिकल हो सकता है। तो इन घर के फेयर रेंट्स क्या है? आइडेंटिकल या सिमिलर जो घर है उस घर का रेंट कितना है? तो जितना ये रेंट होगा यानी कि ये वाला प्रॉपर्टी भी उतना रेंट तो वो कर ही रही होगी फेच। सिंपल सी बात है कि एक सेम अगर लोकेलिटी है, सिमिलर लोकेलिटी या सेम लोकेलिटी में जो घर है तो उनके जो रेंट्स है वो भी सिमिलर से होंगे। तो फेयर रेंट, इन घरों के फेयर रेंट कितने हैं वो देखा है। तो अब म्यूनिसिपल वैल्यू या फेयर रेंट, ये दो कंपोनेंट हमारे पास आ गए। ये दो कंपोनेंट हमारे पास आ गए। अब ऑफ कोर्स ही बात है कि इनकम टैक्स वाले अर्निंग कैपेसिटी देख रहे हैं। इनकम टैक्स वाले अर्निंग कैपेसिटी देख रहे हैं, तो जो उन्हें तो ये और उन्हें टैक्स चाहिए, तो टैक्स जो है जितनी ज्यादा इनकम होगी उतनी ज्यादा इनकम के ऊपर जो है टैक्स, मतलब जितनी ज्यादा इनकम होगी उतना ज्यादा टैक्स मिलेगा। तो इस वजह से इस केस में ये देखा जाएगा कि इन दोनों में से हायर कौन सा है, इन दोनों में से हायर कौन सा है वो देखा जाएगा। लेकिन अभी भी हमारा अर्निंग कैपेसिटी एग्जैक्टली नहीं निकली है। सबसे पहले इन दोनों में से हायर देखा जाएगा कि म्यूनिसिपल वैल्यू क्या है उस लोकेलिटी में उस घर की, और जो बाकी सिमिलर घर है उनका फेयर रेंट क्या है, यानी उनकी अर्निंग कैपेसिटी क्या है। तो उनकी अर्निंग कैपेसिटी या जो म्यूनिसिपल वैल्यू है, इन दोनों में से जो हायर है वो देखा जाएगा। अब यहां पे एक आता है तीसरा कंपोनेंट। तीसरा कंपोनेंट जो है वो होता है स्टैंडर्ड रेंट। तो स्टैंडर्ड रेंट जो है वो ये एक्ट से कंट्रोल होता है, यानी कि इसके लिए एक्ट बना हुआ है कि एक्ट क्या कहता है कि कोई भी ओनर लीगली अपने टेनेंट से कितना रेंट ले सकता है। कोई भी ओनर लीगली अपने टेनेंट से कितना रेंट जो है ले सकता है, उसे कहते हैं स्टैंडर्ड रेंट। यानी कि इससे ज्यादा रेंट ले ही नहीं सकता। तो यहां हम लोगों ने हायर देख लिया, लेकिन ये जो हायर है, अब क्योंकि लॉ के हिसाब से हमारे को निकालना है तो ये इसको एक्सीड नहीं कर सकता कभी भी। यानी कि स्टैंडर्ड रेंट जितना रहेगा उतना रहेगा, इसको एक्सीड नहीं कर सकता, इससे कम हो सकता है, कभी भी एक्सीड नहीं करेगा। तो अगर मान लो इन दोनों की वैल्यू जो निकली वो इससे ज्यादा निकली तो ये आएगा, लेकिन इन दोनों की वैल्यू मतलब हायर ऑफ दीज टू इससे कम है तो फिर वो वाला आएंगे। जो सिंपल सी बात है, अब ये जो वैल्यू निकल गई है इस वैल्यू को इससे कंपेयर करना है और इसमें से हमारे को लोअर लेना है, क्योंकि ये एक्सीड नहीं कर सकता स्टैंडर्ड रेंट से, कभी भी कम हो सकता है। अर्निंग कैपेसिटी जो है वो इतनी है, पर अर्निंग कैपेसिटी इसको ज्यादा इससे एक्सीड नहीं कर सकती कभी भी, इससे कम हो सकती है। अब क्योंकि ये एक एक्सपेक्टेशन है इनकम टैक्स वालों की, ये एक एक्सपेक्टेशन है कि इतनी अर्निंग कैपेसिटी है, इस वजह से हम इसको जो कहते हैं, यानी कि जो नाम दिया हुआ है उसको नाम है एक्सपेक्टेड रेंट। कि ये अर्निंग कैपेसिटी एक्सपेक्टेड है कि इतनी तो कैपेसिटी है ही। तो एक्सपेक्टेड रेंट जो है वो कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले हमारे को कंपेयर जो करना है वो करना है म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट को। म्यूनिसिपल वैल्यू, म्यूनिसिपल जो म्यूनिसिपैलिटी है उससे पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर हाउस प्रॉपर्टी की म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी है, उस वैल्यू से फेयर रेंट को जो है कंपेयर करना है। अब उसमें से हायर लेना है, उसमें से हायर लेना है। तो सपोज ये हायर जो आया एक्स आया, बट ये एक्सीड नहीं कर सकता कभी भी स्टैंडर्ड रेंट से। तो अब इस एक्स को जो है कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट से, जो कि स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर डिफाइन होता है। तो ये आपको जो क्वेश्चंस में मिलेंगे,
म्यूनिसिपल वैल्यू भी मिलेगा, फेयर रेंट भी मिलेगा, स्टैंडर्ड रेंट भी मिलेगा। इसको कभी एक्सीड नहीं करेगा एक्स, इससे कम हो सकता है। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों में से विच एवर इज जो लोअर है वो लेंगे। और इससे हमारा क्या निकलेगा, इससे हम लोगों का निकलेगा एक्सपेक्टेड रेंट, ई आर। अब ये एक्सपेक्टेड रेंट निकला है, यानी कि इतना मिनिमम है, ये ही टैक्स होगा, मतलब इतना तो टैक्स होगा ही होगा। अब अगर इसमें एसएससी कहे कि उसका एआरआर, यानी कि एक्चुअली में उसने कितना रेंट जो है रिसीव किया या उसको मिलना बचा है, उसका कंपैरिजन चलेगा। तो अगर वो इससे कम है तब तो ईआर जो है टैक्स हो जाएगा, बट वो इससे ज्यादा है तो एआरआर टैक्स हो जाएगा। तो इसका मतलब बाद में हम लोगों को जो कंपैरिजन करना है वो ईआर वर्सेस एआरआर का करना है, और फिर उसमें जो विचेवर इज हायर है वो लेना है। तो सिंपल सा लॉजिकल है कि घर की म्यूनिसिपल वैल्यू क्या है और आइडेंटिकल घर क्या है, उनका फेयर रेंट क्या है, तो उनमें से तो हायर ही लेंगे, लेकिन रिस्ट्रिक्ट कर देंगे स्टैंडर्ड रेंट को। स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा कभी नहीं जा सकता, कम हो सकता है, तो जो कम होगा वो एक्सपेक्टेड रेंट बन जाएगा। और फिर जो एक्चुअली में रिसीव्ड हुआ है उससे कंपैरिजन करना है एक्सपेक्टेड रेंट को, यानी कि मिनिमम तो एक्सपेक्टेड रेंट टैक्स होगा, लेकिन उससे ज्यादा अगर असेसी खुद ही कह रहा है कि मुझे तो ज्यादा ही पैसे मिलते हैं, तो फिर उसको क्यों छोड़ेंगे, फिर हम वो वाला ले लेंगे अगर ज्यादा मिले। लेकिन असेसी कह रहे हैं कि कम मिले हैं, तो गवर्नमेंट बोलेगी कि कम तो नहीं मिल सकते, इतना तो एक्सपेक्टेड रेंट रहेगा ही रहेगा, इतना तो कोई नहीं छोड़ता, फिर हम इसको टैक्स करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो हम लोग जो है एनुअल वैल्यू के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो एनुअल वैल्यू के हमने दो कंपोनेंट्स देखे। सबसे पहले देखा कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होती है। तो ये जो चीज निकलेगी, इन दोनों फिगर से जो चीज निकलेगी वो क्या निकलेगी, वो निकलेगी ग्रॉस एनुअल वैल्यू, GAP, यानी कि अर्निंग कैपेसिटी क्या है या अर्निंग्स क्या है जो भी हायर है। तो ER हो गया अर्निंग कैपेसिटी और ARR हो गया अर्निंग्स। तो उनमें से जो हायर है वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू बन जाएगा, यानी कि पूरे साल का उस हाउस प्रॉपर्टी का वैल्यू, अर्निंग्स क्या है वो बन जाएगा। हमारे को निकालना है नेट एनुअल वैल्यू। तो नेट एनुअल वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमारे को GAV जो है वो करना पड़ेगा, और उसमें से जो म्यूनिसिपल टैक्सेस है वो माइनस हो जाएंगे। म्यूनिसिपल टैक्सेस को एमटी भी कह सकते हैं, मतलब हम एमटी लिखेंगे म्यूनिसिपल टैक्सेस को। तो म्यूनिसिपल टैक्सेस जो है माइनस होने से नेट एनुअल वैल्यू या फिर एनुअल वैल्यू निकल जाएगी। तो एनुअल वैल्यू जो है वो टैक्सेबल होती है। ये अब इसमें डिफरेंट टाइप्स के हाउस प्रॉपर्टीज को कवर किया गया, वो हम आगे चर्चा करेंगे। मैंने अपने नोट्स में आपको दिखाता हूं। सबसे पहले तो आप देखिए कि हमारे को एनुअल वैल्यू निकालनी है सेक्शन 23 के हिसाब से। एनुअल वैल्यू निकालनी है सेक्शन 23 के हिसाब से। तो सबसे पहले उसके लिए हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, और उसमें से म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करना होगा, तो नेट एनुअल वैल्यू निकल जाएगी, जिसे हम एनुअल वैल्यू भी कह सकते हैं, नेट एनुअल वैल्यू भी कह सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो GAV के कंपोनेंट्स क्या है, तो सबसे पहले है ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू, यानी कि म्यूनिसिपल वैल्यू जो है वो, अब म्यूनिसिपल वैल्यू भी कह सकते हैं या ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू भी कह सकते हैं, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। तो ये जो है ये एनुअल वैल्यू है प्रॉपर्टी की, जो कि म्यूनिसिपैलिटी डिसाइड करती है। अब ये एक मैंने दूसरे कलर में जो लिखा है वो बाद में म्यूनिसिपल टैक्स के लिए काम आएगा। तो ये एनुअल वैल्यू म्यूनिसिपैलिटी खुद डिसाइड करती है, यानी कि ये किसी के हाथ में नहीं है। दूसरा है फेयर या नॉशनल रेंट। अब नॉशनल क्यों कह रहे हैं, बिकॉज बाकी रेंट जो बाकी सिमिलर प्रॉपर्टीज है उनका कंपैरिजन चल रहा है, यानी कि वो नॉशनल हो गया। तो ये जो रेंट है, जो सिमिलर प्रॉपर्टी है जो सेम या सिमिलर लोकेलिटीज में है, उसका रेंट कितना है वो देखा जाएगा। और स्टैंडर्ड रेंट, ये मैक्सिमम रेंट है जो कि कोई भी ओनर जो है लीगली रिकवर या ले सकता है अपने टेनेंट से, और ये एक्ट के अंदर डिफाइन है। तो एक्ट के अंदर डिफाइन है, यानी कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने खुद ही दे रखा है। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट
जो है कभी भी एक्सीड नहीं कर सकता स्टैंडर्ड रेंट से, बट उससे लोअर हो सकता है। तो ये रीजनेबली एक्सपेक्टेड रेंट है, यानी कि ये यहां से जो निकलेगा वो एक्सपेक्टेड रेंट निकलेगा, अभी हमने देखा। लेकिन वो रेंट इससे कभी ज्यादा नहीं हो सकता, यानी कि अगर इससे ज्यादा आ रहा है तब तो यही रहेगा रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, और उससे कम आ रहा है तो वो बन जाएगा। तो फिर चौथा कंपोनेंट जो है वो हमें देखना है कि एक्चुअल रेंट रिसीवेबल क्या है। तो जो भी हमारे को उस प्रीवियस ईयर में, यानी कि रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, जैसे सपोज हमारे केस में अभी 24-25 है, तो अगर हम 24-25 में जो भी रेंट मिला है, या रेंट अभी मिला नहीं है, हो सकता है क्योंकि अभी एक्रू हो चुका है, अगले साल मिलेगा, तो वो सारा कुछ इसमें आएगा, तो टोटल देखा जाएगा। अब इसमें कुछ बातें दे रखी है कि एआरआर निकालते टाइम हमारे को क्या क्या चीजें एक्सक्लूड करनी है, यानी कि जो इंक्लूड नहीं होगी। तो कोई भी एडवांस रेंट अगर मिला है, जैसे अगले साल का कोई रेंट है, सपोज 25-26 का भी रेंट जो है 24-25 में मिल गया, तो क्या वो एआरआर का पार्ट बनेगा? तो वो आंसर है कि कंपैरिजन के लिए वो एआरआर का पार्ट नहीं बनेगा, जीएबी निकालने के लिए वो नहीं बनेगा एआरआर का पार्ट। अगर म्यूनिसिपल टैक्स जो है वो टेनेंट ने पे किया है, कोई म्यूनिसिपल टैक्स टेनेंट ने पे किया है, तो टेनेंट ने मान लो लाइबिलिटी इसका मतलब खत्म कर दी हमारी, तो क्या वो एआरआर का पार्ट बन जाएगी? कि जैसे सपोज मान लो उस टेनेंट ने बोला कि 10,000 मैं आपको दे दूंगा और 2,000 का जो टैक्स है वो भी मैं पे कर दूंगा, तो क्या एआरआर 12,000 बन जाएगा? तो आंसर है नहीं, एआरआर 10,000 ही रहेगा। फिर कोई भी नॉशनल इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा अगर कोई डिपॉजिट मिला है टेनेंट से। अगर टेनेंट जनरली क्या होता है कि हम कुछ पर्टिकुलर मंथ्स का या पीरियड का जो रेंट है वैसा डिपॉजिट ले लेते हैं या सिक्योरिटी ले लेते हैं, तो क्या उसके ऊपर अगर हम कोई नॉशनल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या वो एआरआर का पार्ट बनेगी? तो आंसर है नहीं, वो भी एआरआर का पार्ट नहीं बनेगी। और कोई भी अनरियलाइज रेंट जो है, अनरियलाइज रेंट यानी कि ऐसा कोई रेंट जो कि अब प्रूफ हो चुका है, प्रूफ होना यहां पे जरूरी कि ये नहीं मिल सकता, तो ये जो है एआरआर से माइनस हो जाएगा। कि जैसे सपोज आपने कहा, किसी ने कहा कि हमारे को 10,000 कैश में मिल गया और 5,000 हमारे को रिसीवेबल है, लेकिन प्रूफ हो गया कि 2,000 जो है नहीं मिलेगा, तो 15 हो गया, 10 + 5 - 2, तो अनरियलाइज रेंट भी एआरआर का पार्ट नहीं बनेगा। यानी कि 5 मिलने थे लेकिन 2 के लिए हमारे को अब पक्का यकीन हो चुका है कि वो अनरियलाइज्ड है, वो कभी नहीं मिलेगा। तो इसके कुछ रूल्स है, इसके कुछ रूल्स है, वो रूल्स अगर हमारे को देखने पड़ेंगे, अगर वो सेटिस्फाई हो जाती हैं तो ये अनरियलाइज रेंट माना जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 23 है, तो मतलब आपको ये इतना याद करने की जरूरत नहीं है कि क्या है। रूल 4 में लेड आउट है कुछ कंडीशंस जो सेटिस्फाई करनी जरूरी है अगर किसी को रेंट रिसीवेबल में से कोई भी अनरियलाइज रेंट को माइनस करना है। तो सबसे पहले टेनेंसी जो है वो बोनाफाइड होनी चाहिए, मतलब जेन्युइन होनी चाहिए टेनेंसी। उसके बाद जो डिफॉल्टिंग टेनेंट है उसने वो घर खाली कर दिया हो, अगर जिससे रेंट अब मिल ही नहीं रहा है या मिलना ही नहीं है, तो वो घर में नहीं रहना चाहिए, ऑफ कोर्स ही बात है, क्योंकि वो रेंट नहीं दे रहा है, तो वो घर को खाली कर देना चाहिए। या स्टेप्स लिए हैं, अगर वो खाली नहीं कर रहे तब भी स्टेप्स लिए हैं, जैसे पुलिस कंप्लेन कर दी किसी ने, या कुछ भी मतलब और कोई लीगल एक्शन लिया उसके लिए उसके खिलाफ कि ये इस घर को खाली करे। जैसे कोई टेनेंट है वो घर भी नहीं खाली कर रहा और वो रेंट भी नहीं दे रहा, तो पुलिस में कंप्लेन कर दी है कि हाँ ये हमारा घर खाली नहीं कर रहा है, हम इसको बोल रहे हैं। जो डिफॉल्टिंग टेनेंट है वो और किसी घर में ना हो उस एसएससी के, जैसे सपोज एसएससी का एक ये घर है और एसएससी का एक यहाँ पे भी घर है। अब क्या हुआ, जो टेनेंट है उसने इस घर का रेंट नहीं दिया और उसको यहां से निकाल दिया, लेकिन अब वो यहां रह रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर कोई एक घर का रेंट नहीं दे रहा है और आप उसको दूसरे घर में नहीं रख सकते हो,
ये कहा गया, तो ये अगर ऐसी कंडीशन है तब नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है तो वो भी कंडीशन सेटिस्फाई मानी जाएगी। और एसएससी ने सारे रीजनेबल स्टेप लिए हैं रिकवरी के, यानी कि लॉ सूट फाइल करा है, सब कुछ किया है, और एओ को यकीन दिला दिया है कि ये जो रेंट है अब नहीं मिलना, बिकॉज एओ को यकीन दिलाना जरूरी है। अगर एओ यकीन नहीं करेगा तो फिर एआर से माइनस नहीं होगा। तो ये हमारे कंपोनेंट्स है, हमने ये कंपोनेंट्स अच्छे से समझे। अब जीएवी कैसे कैलकुलेट होगा मैंने आपको समझाया। तो सबसे पहले हमारे को जीएवी कैलकुलेट करने के लिए जो एक्सपेक्टेड रेंट है या रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, कुछ भी इसको कह सकते हैं, आर भी कह सकते हैं या ई आर भी कह सकते हैं, वो निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकलेगा, उसके लिए हमारे को कंपेयर करना पड़ेगा जो भी म्यूनिसिपल वैल्यू है और जो भी फेयर रेंट है प्रॉपर्टी का। फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू कैसे होती है वो हमने कंपोनेंट में समझ लिया है। उसमें से जो हायर है वो हम पहले लेंगे, और इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू निकलेगी इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, और उन दोनों में से जो लोअर आएगा वो ले लेंगे, बिकॉज रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा स्टैंडर्ड रेंट तक। तो अगर इससे ज्यादा है तब तो ये स्टैंडर्ड रेंट ही माना जाएगा, और कम है तो कम लिया जाएगा। तो जो लोअर अमाउंट आएगी ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट को कंपेयर करने से, मतलब जो अमाउंट आएगी ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट को कंपेयर करने से हायर ऑफ दीज टू, उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, और इसमें से जो सबसे लोअर, जो लोअर आएगी वो हमारा जो है बन जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। अब कभी कभी इस एक्सपेक्टेड रेंट को एनुअलेटिंग वैल्यू भी कहते हैं, यानी कि एनुअलेटिंग वैल्यू इतना मिलेगा अगर किसी भी घर को हम करेंगे किराए पे देंगे, इसलिए एएलवी भी कहते हैं। तो एक्सपेक्टेड रेंट बोल सकते हैं, आरईआर बोल सकते हैं, या एएलवी बोल सकते हैं। तो ये मैंने आपको इस तरह से दिया है। इसका एक एग्जांपल अभी नीचे है, वो भी हम देखते हैं। आप लोग कैलकुलेटर भी रखना अपने पास। तो एक बार इसको फिर से देख लो न्यूमेरिकल वे में। तो सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट को हम कंपेयर करेंगे, उसमें से जो हायर है वो लेंगे। इसको मान लेते हैं ये एक्स आ गया। अब इस एक्स को हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, और इसमें से जो लोअर है वो लेंगे, यानी कि जो ईआर या एएलवी है वो रिस्ट्रिक्ट है स्टैंडर्ड रेंट तक, बट लोअर हो सकता है। स्टैंडर्ड रेंट से ऊपर कभी नहीं जाएगा, लोअर जरूर हो सकता है। तो एग्जांपल देखते हैं। फेयर रेंट है 1,90,000 पर मंथ का, म्युनिसिपल वैल्यू है 1,70,000 पर मंथ की, स्टैंडर्ड रेंट है 1,81,000 पर मंथ का। अब हमारे को एनुअल वैल्यू लेनी होती है, इस वजह से हमारे को इन सब फिगर्स को एनुअली चाहिए होती है, पर मंथ में दे रखी है, तो हमें एनुअल वैल्यू कंपेयर करनी होती है। तो कैसे होगा कंपेयर, सबसे पहले हम देखेंगे कि म्युनिसिपल वैल्यू क्या है और फेयर रेंट क्या है, और उसमें से जो हायर है वो लेंगे, हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट। तो पहला स्टेप तो ये हो गया। तो म्युनिसिपल वैल्यू 1,70,000 थी इंटू 12, तो ये आ गई 20,40,000, और फेयर रेंट है 1,90,000 इंटू 12, तो ये आ गई 22,80,000। तो इसमें से हायर कितना आ गया, 22,80,000। अब इस 22,80,000 को हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट कितना है, 1,81,000 पर मंथ, तो 1,81,000 पर मंथ इंटू 12, ये आ गया 21,72,000। तो ये 2280 ज्यादा है, लेकिन ये रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा 2172 से। अगर ये 22,80,000 की बजाय, अगर ये 22,80,000 की बजाय सपोज 20 लाख ही होता, अगर ये 22,80,000 की बजाय 20 लाख होता, तो जो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट है वो 20 लाख आ जाता। ठीक है, बट अभी ये 21,72,000 आया है, इस वजह से 21,72,000 हो जाएगा। उसके बाद हमारे को कैलकुलेट, दूसरा जो कंपोनेंट कैलकुलेट करना है, मतलब चौथा जो कंपोनेंट हमारे को कैलकुलेट खुद से करना है वो है एक्चुअल रेंट या रिसीवेबल। तो ये भी एनुअली देखा जाएगा।
क्योंकि कैसे कैलकुलेट होगा, तो जो भी रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल है उसमें से अनरियलाइज रेंट जो है वो माइनस करना है। अनरियलाइज रेंट माइनस कभी होगा जो वो कंडीशन जो है, जो रूल 4 में कंडीशंस दे रखी है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, तो वो माइनस हो जाएगा, तो एक्चुअल रेंट या रिसीवेबल जो है वो आ जाएगा। अब एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करना है एक्चुअल रेंट से, तो इसमें से जो हायर है वो हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो है बन जाएगी, यानी कि जीएवी बन जाएगा। अभी तक हमने जीएवी का जो केस है वो ये समझ लिया। तो यही एग्जांपल है, इसमें अब हमने रेंट ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो भी डाल दिया। तो हमने देखा था कि इस एग्जांपल में हमारा जो एक्सपेक्टेड रेंट है वो 21,72,000 रुपए बन गया था, 21,72,000। और रेंट ऑफ प्रॉपर्टी है वो 1,80,000 है, इंटू 12 किया तो 21,60,000। तो ये कम है, एक्सपेक्टेड रेंट से कम है एक्चुअल रेंट या रिसीवेबल, तो हमें तो हायर लेना होता है, तो हायर क्या आया, एक्सपेक्टेड रेंट। तो यानी कि जो एक्सपेक्टेड रेंट है वही हमारा टैक्सेबल होगा, यानी कि जीएबी बनेगा। अगर सपोज ये एक्चुअल रेंट या रिसीवेबल जो है वो 22 लाख आता, तो इसमें जो हायर होता वो 22 लाख होता, तो हम हमारा जीएबी जो है 22 लाख बन जाता। उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आया होगा। तो एक बार हम फिर से जस्ट फटाफट से इसको समराइज कर लेते हैं। तो हमारे को यहाँ पे जो है अर्निंग कैपेसिटी निकालनी है। अर्निंग कैपेसिटी निकालने के लिए हम कंपेयर जो करेंगे एक्सपेक्टेड रेंट को करेंगे एक्चुअल रेंट रिसीवेबल से, रिसीव्ड या रिसीवेबल से। एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकलेगा, तो हम देखेंगे म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट क्या है, उसमें से जो हायर है वो लेंगे, बट वो रिस्ट्रिक्ट करेगा किससे, स्टैंडर्ड रेंट से, यानी कि स्टैंडर्ड रेंट तक है कि हमारा जो है एक्सपेक्टेड रेंट बनेगा। अगर उससे ज्यादा है तो स्टैंडर्ड रेंट बन जाएगा, उससे कम है तो वो बन जाएगा, यानी कि लोअर ऑफ जो वैल्यू आई है म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट की, उसकी और उसको कंपैरिजन करेंगे हमारे स्टैंडर्ड रेंट से। और फिर स्टैंडर्ड ये एक्सपेक्टेड रेंट जो बन गया उसको हम चेक करेंगे एक्चुअल रेंट या रिसीवेबल से, रिसीव्ड या रिसीवेबल से, और उसमें से जो से हायर आएगा वो हमारा बन जाएगा जीएबी। और एनुअल वैल्यू कैसे निकलेगी, तो वो हमने ऊपर देख ली थी कि जीएबी में से हम अब माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्सेस जो पेड बाय ओनर है। तो अब हमारे को ये देखना है कि म्युनिसिपल टैक्सेस में क्या क्या चीजें लेनी है। तो मैंने अभी तक आपको जितना समझाया ये सब इसमें लिखा हुआ है, आप इसको रीड कर सकते हो, एंड बाकी जो बचे हुए कॉन्सेप्ट्स है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो आप अभी ये वाला जो पार्ट है इसको देख लो, तो आपको बेसिक सारा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को हिट कर दो, जिससे जो मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूंगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस आ जाएगी।